everyone, welcome. As we have studied D block elements in our previous video and some of the properties of D block elements, in this video we are going to discuss some another properties of D block elements. So first property is formation of colored ions, means D block elements क्या नाम होता है इनका दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स have the tendency to form colored ions. As we can see in the picture, D block elements can form colored ions. The transition metal ions and their compounds are usually colored. मतलब हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स से आयंस फॉर्म होते हैं वो और उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं यूजुअली कलर्ड, वो जनरली कलर्ड होते हैं. इन अ फ्री स्टेट आइसोलेटेड गैसियस ट्रांजिशन मेटल आयन 5d ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड. अभी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, ये हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले हैं. इतनी बात तो सभी को पता है कि हमारे पास डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. ओके, हियर वी हैव सम कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कलर्स. 3d0 मीन्स 3D सीरीज एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, Sc, V, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी गिवन है. जैसे अगर V4 पॉजिटिव है तो आपके पास कलर कौन सा होगा, ब्लू. V3 पॉजिटिव है तो कलर होगा ग्रीन. सिमिलरली अगर क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में है तो वायलेट कलर होगा, 2 पॉजिटिव है तो ब्लू कलर होगा. In real situation, the ions will be surrounded either by solvent molecules or by ligands. Ligands क्या होते हैं ये भी हमें किसमें पता चलेगा, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे. ये आपको बता रहे हैं कि हमारे पास जो आयंस हैं वो उनके आसपास क्या होगा, या तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या तो क्या होंगे, लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे. Surrounding groups affect the energy of d orbitals and normally they split up into two sets of d orbitals having different energies. कौन कौन से, T2 and E, और you can say Eg और T2G. This corresponds to a very small energy difference and therefore light is absorbed in visible region. मतलब ये आपको सिर्फ इतनी बातें बता रहा है कि आपके पास अलग अलग आयंस अलग अलग कलर्स किस वजह से दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि या तो आयन सॉल्वेंट से सराउंडेड है या तो लिगेंड से. अब वो कौन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंडेड है या कौन से लिगेंड से सराउंडेड है, ये उनकी एनर्जी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं देखने के लिए. नेक्स्ट वी हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. As we know, all the D block elements, or you can say most of the D block elements, behave as catalyst. They are good catalyst. Now, what do you mean by the catalyst? Catalyst वो substance होते हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. या तो वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं. अब कैटलिस्ट की खास बात क्या होती है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में जितनी अमाउंट में पार्टिसिपेट करता है उतनी ही अमाउंट में वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद बाहर निकल जाता है. देखो, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. यानी इन डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स विद देयर वेरिएबल वैलेंसीज मे फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स providing a new path of lower activation energy for the reaction. मतलब फिर वही कि आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके पास वेरिएबल वैलेंसीज होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसीज. क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, मींस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एब्सॉर्ब्ड. तो इससे भी क्या हो रहा होता है, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा होता है. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कुछ आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर रिएक्शंस पे पार्टिसिपेट करती हैं. Many transition metals are
Many transition metals and their compounds are known to catalyze a number of reactions. For example, PD is used as a catalyst for hydrogenation. आपने किसी भी कंपाउंड का अगर हाइड्रोजनेशन कराना है तो वहां पे आपके पास क्या मिलेगा? कैटलिस्ट PD. TiCl3 is used as Ziegler-Natta catalyst in the production of polythene. जब हम पॉलीथीन का प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सा TiCl3 कैटलिस्ट यूज होता है. नेक्स्ट देखो, आयरन इज यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3. जब आप अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं कौन से प्रोसेस से? हैबर प्रोसेस से, तो वहां पे आयरन का इस्तेमाल होता है एज अ कैटलिस्ट. नेक्स्ट गिवन है, निकेल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन न्यूमरस रिडक्शन प्रोसेसेस. यानी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जहां पे आप Na का यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. जितने भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. क्यों करते हैं? द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स in which small atoms are trapped in the vacant interstitial sites or transition metals crystal lattice. आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. रीजन आपसे कभी नहीं पूछा जाता कि क्यों इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है. बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम आर नीदर टिपिकल आयनिक नोर कोवेलेंट. Okay, presence of small atoms in the crystal lattice decrease malleability and ductility of transition metal but increase its tensile strength. They have high melting points and are chemically inert. ये सब बातें किसके बारे में हो रही है? जो आपके पास मेटल्स है, कौन सी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और क्या कर रहे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अलॉय फॉर्मेशन. सभी को पता है अलॉय क्या होता है. हमारे पास दो या दो से ज्यादा मेटल्स या एक मेटल नॉन मेटल मिलके अलॉय का फॉर्मेशन करती है. एन अलॉय इज अ होमोजेनियस हाइब्रिड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज मेटल वेयर द रिजल्टिंग मटीरियल्स हैज मेटेलिक प्रॉपर्टीज. इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स. यही सारी बातें बता रहा है ये जो भी बताई है कि अलॉय का मतलब क्या है. या तो आप दो मेटल्स का मिला के किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन तो कर रहे हो, पर मगर वो जिन कंपोनेंट से मिलके बना है उनमें से कम एक तो आपके पास मेटल हो, जिसकी वजह से जो आपके पास मेटल रिजल्टिंग मटीरियल है उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज आ जाए. तो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं? अलॉय का भी फॉर्मेशन करते हैं. हियर गिवन सब एग्जांपल्स: ब्रास, ब्रोंज, स्टील. सभी को पता है, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ के आते हैं कि ये सब क्या है? डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलॉय हैं. अभी हमारे पास सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. V2O5. The transition metals react with known metals such as oxygen, nitrogen, halogen, sulfur and carbon to form binary compounds. Binary compounds मतलब वो compounds जो सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स. जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो वहां पे भी कहीं कहीं पे हम लिखा हुआ देखते हैं कि V2O5 डला है रिएक्शन में, क्या काम करा रहा है ना. फिर यहां पे लिखा है अगेन सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. जैसे Hc ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कौन से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा? Ti कौन से ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है? ये सारे एग्जांपल्स आपने पढ़ लेना है. यहाँ पे लिखा है मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म अ वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स. वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. इन विच द मेटल एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अभी बताया अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से अलग अलग नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करते हैं और डिफरेंट ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. These oxides may be acidic, basic or amphoteric in nature. These oxides are generally formed by heating the transition metal with oxygen at high temperature. जब आप मेटल को
जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन वाली मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मेटल ऑक्साइड्स का। अभी यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात हुई और उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अभी हमें क्या करना है? कुछ 2 या 3 मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, जहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। पर उससे पहले हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कुछ देखते हैं ना। ये आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सिल्वर को किससे डिनोट करते हैं? ये बोल रहा है सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल्स मींस 4d10 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? मतलब इसने हमें ये बताया है कि Ag है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d10, यानी ये 4d सीरीज एलिमेंट है और ये है 5s1, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कह रहा है कि आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे बोल सकते हो जबकि ये तो 4d10 है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। तो कौन से एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला था? अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8 या तो d9 थी, तब हम उसको क्या बोल रहे थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इन कॉन्फ़िगरेशंस होने का क्या मतलब है? ये कॉन्फ़िगरेशन होने का ये मतलब है कि आपके पास जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो क्या बोल दिया था कि वो हो जाएंगी सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कितने? 3, 4, 5। तो अगर ये सभी कंप्लीटली फिल्ड हैं, कब होंगे कंप्लीटली फिल्ड? जब आपके पास d10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहां पे d10 कॉन्फ़िगरेशन है पर मगर ये फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऐसा क्यों? तो देखो, जब हमने डिफाइन पढ़ी तो डिफाइन में लिखा था कि आपके पास कोई भी एलिमेंट या तो ग्राउंड स्टेट में या तो एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये Ag है, हमें सबको पता है Ag क्या शो करता है? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रखे हैं। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पहला निकाल देगा s1 से, चला गया, ठीक है। जैसे ही अगले इलेक्ट्रॉन पे बात आएगी तो ये बना देगा 4d9। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। कैसे? ये बना दिया हमने d ऑर्बिटल के लिए 1, 2, 3, 4, 5। कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो सभी को पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, यानी Ag जब एक्साइटेड स्टेट में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तब उसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? Ag भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, मींस Ag इज ऑल्सो एन ट्रांजिशन एलिमेंट। होप समझ आया होगा, है ना। तो इस तरीके से आपने डिफाइन को ध्यान से पढ़ना है। आपने क्या पढ़ा सिर्फ कि हाँ जो एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या नहीं होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए और Ag के पास तो नहीं है। नहीं, आपने ध्यान से पढ़ना है कि आपके पास ना ही तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो ना ही एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तभी ही हम क्या बोल देंगे उसको? ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इतनी बात तो आप सभी को पता है कि आपके पास रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ा सा हमें क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने तो हम क्वेश्चंस को रट लेंगे या बस वही प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे, नहीं, हमने थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। इन दिस सीरीज SCZ इज इक्वल्स टू 21 to Z इज इक्वल्स टू 30, ये 3D सीरीज की बात हो रही है। द एंथैल्पी, ये कह रहा है कि जिंक की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है
वो क्या है, लोएस्ट है। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट 3d10 4s2। चलो जी, ये आपसे किसकी बात कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। सीधा फंडा है। 21 से जब आप 30 तक आ रहे हो तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या बन रही होंगी, या तो D1, कहीं D2 होगी, D3 होगी, यानी ये होगी 9 तक। जब ये 9 तक है तो ये क्या करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। यहां पे आपके पास साइट्स हैं किसके लिए, मेटेलिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए। जबकि Zn में क्या है, 3d10 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 0। अभी पढ़कर आए हम पीछे, कैसे चेक करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। हमने पीछे पढ़ा है कितने, 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं डी के पास। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। यहाँ पे आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो Zn क्या करता है, मेटेलिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में थोड़ा डिले करता है। तो इसीलिए इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होती है, लोएस्ट होती है। प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तब भी आपको कहा था कि आप मार्क कर लेंगे कौन सा एलिमेंट शो करता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, Mn। कहां से कहां तक, +2 से लेके +7 तक, यानी +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इसने पूछा है वाई, Nn तो सबको याद है, पर क्यों करता है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 3d5 और 4s2। यहां पे जो d ऑर्बिटल है और जो s ऑर्बिटल है, इनकी जो एनर्जी है वो लगभग सेम है, तो इसीलिए ये +2 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक शो करता है। टू अकाउंट फॉर द इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज कौन सी होती है, 3D सीरीज, एटॉमिक नंबर 21 to 30। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन होती है, क्यों होती है, इर्रेगुलर वेरिएशन होती है, मतलब कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है। हमने ये चीज ग्राफ में भी देखी थी, लास्ट वीडियो में पढ़ी भी थी, फिर से सुन लो। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। हमारे पास देखो, ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस, कोई भी एलिमेंट है, इसमें क्या होगा, अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रह रहे होंगे। तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे कम फोर्स के साथ बंधा हुआ है, या फिर द इलेक्ट्रॉन विच इज मोस्ट लूजली बाउंड, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके साथ है, उसी को हमें बाहर निकालना है। और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, या जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी देखो यहाँ पे क्या सीन है, D1s2 है ना, D2s2, जैसे ये 3D है तो ये होगा 4s, फिर क्या होगा D3s2, फिर D5s1 भी होगा, ऐसे सीन होंगे। तो हमने क्या करना है, देखो जब हमारे पास ऐसा है, 3D3 है 4s2 है, तब तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे दो। वहीं अगर हमारे पास सीन ऐसा आ गया, 3D5 है और 4s1 है, तो यहां से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात होती है, तब उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो उसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर आप यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, निकल जाएंगे आराम से, पर मगर वही बात अगर आप यहां पे पूछो कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो पहले वाला तो चलो निकल जाएगा, दूसरे वाले की जैसे ही बात आएगी, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन मींस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आपके पास D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक तो आपके पास हाफ फिल्ड है और एक है कंप्लीटली फिल्ड, तो क्यों ये अनस्टेबल हो, क्यों अपना इलेक्ट्रॉन दे, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर उन्होंने डोनेट कर दिया तो एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, इसी वजह से
डिफरेंट डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आ रही होती है, इररेगुलर वेरिएशन आ रही होती है, किसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पीज में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी। आई होप आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पता चल गए होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की प्रैक्टिस की होगी, है ना, और अब देख भी लिया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ जो नोट्स बनाए हैं हम उनको याद कर लेंगे तो पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं, आपने थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी ही क्या होगा, आपका पेपर में भी क्वेश्चन लगेगा।